गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। डीपीएस कोरल अटकनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले जो वीडियो बनाया गया था उसमें आपको संसद के गठन के बारे में बताया गया था। संसद का गठन कैसे होता है उस गठन के बारे में आपको विस्तृत रूप से समझाया गया था। आज अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है संसद की कार्य और शक्तियाँ। किस तरह से संसद अपना कार्य करती है, कौन कौन से कार्य है जो संसद को दिए गए हैं जो सिर्फ संसद के द्वारा ही किए जा सकते हैं। तो गठन हमारा कंप्लीट हुआ। अब पढ़ेंगे हम संसद की कार्य और शक्तियों के बारे में। तो देखिए, हम संसद की कार्य और शक्तियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर संसद की जो कार्य और जो शक्तियाँ हैं, संसद की पहली शक्ति है विधायी शक्ति, दूसरी शक्ति है वित्तीय शक्ति और तीसरी शक्ति है निर्वाचन संबंधी शक्ति और चौथी शक्ति है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति और पांचवी है प्रशासनिक शक्तियां और अगली जो शक्ति है वो है महाभियोग की शक्ति और जो अगली शक्ति है वो है विविध शक्तियां। विविध शक्तियों में संकट काल की घोषणा संबंधित शक्ति और नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर जो संसद है वो दोनों सदनों के द्वारा इस पर विचार किया जाता है। तो ये संसद की कार्य और शक्तियां हैं। इसमें से आपके 7 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है संसद की कार्य और शक्तियों के बारे में विवेचना कीजिए। तो हम संसद की कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। पहली शक्ति है विधायी शक्ति। पहली शक्ति कौन सी है? विधायी शक्ति। विधायी शक्ति की हम बात करें तो हमारे यहाँ पर संस्थात्मक शासन प्रणाली अपनाने के कारण, संघात्मक शासन होने के कारण यहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। और शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण किया गया है ये सूचियों के आधार पर किया गया है। 4 प्रकार की सूचियां हैं: राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची और अवशिष्ट सूची। तो यहाँ पर हम बात करें विधायी शक्ति के तहत कि जो संसद है वो संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो विधायी शक्ति है, इसमें जो संसद होती है वो संघ सूची और संघ सूची के हम विषयों की बात करें तो संघ सूची में कुल विषयों की संख्या है 97 विषय, जैसे प्रतिरक्षा है, रेलवे है, विदेश मंत्रालय है आदि से संबंधित जो शक्ति है वो संघ सूची के विषय के अंतर्गत आती है। संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है। तो संघ सूची के विषयों पर कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। कई बार कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संघ सूची में कुल विषयों की संख्या कितनी है, तो कुल विषयों की संख्या पूछे तो आपको बतानी है 97 विषय आते हैं। दूसरी सूची है समवर्ती सूची। दूसरी सूची कौन सी है? समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में अपने विषयों की संख्या आती है 47। कितनी आती है? 47। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है समवर्ती सूची में विषयों की संख्या है तो इसमें बताना आपको कितनी? 47। इस समवर्ती सूची के विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद के पास भी है और राज्यों की विधानमंडल के पास भी है। लेकिन जब समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसमें केंद्र सरकार का निर्णय ही सर्वमान्य माना जाता है, अर्थात संसद का निर्णय ही सर्वमान्य होता है विवाद की स्थिति में। किसके ऊपर? समवर्ती सूची के विषय पर। दूसरी बात करें हम अवशिष्ट सूची, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों के उपरांत जो विषय बच जाते हैं उसे कहते हैं अवशिष्ट सूची। और अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये बताया गया कि अवशिष्ट सूची पर कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। अर्थात संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास, अर्थात संसद के पास होता है। दूसरे बात करें हमारा जो संविधान का आर्टिकल 356 है, इसके अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होने की स्थिति में
कौन सा शासन? राष्ट्रपति शासन होने की स्थिति में संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। अर्थात अनुच्छेद जो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 356 है उसमें ये कहा गया है कि 356 के तहत अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस स्थिति में संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर भी क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। और यहाँ पर राज्य सूची के विषयों की हम बात करें तो राज्य सूची में कुल विषयों की संख्या है 66 है। कितनी है? 66। राज्य सूची के विषयों की संख्या कितनी है? 66 है। अर्थात संसद है वो संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशेष सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार तो है ही है। इसके साथ अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है उस स्थिति में राष्ट्रपति 356 का प्रयोग करता है और 356 के तहत अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है उस स्थिति में राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार होगा वो किसका होगा? संसद का होगा। किसका होगा? संसद का होगा। तीसरे इसके अंतर्गत आता है अंतरराष्ट्रीय संधियां। तो एक देश दूसरे देश के साथ जो मित्रता करता है, जो समझौता करता है वो कहलाते हैं अंतरराष्ट्रीय संधियां। तो जितने भी अंतरराष्ट्रीय संधियां होती हैं या करारों कर संबंधी होती है या किसी अंतरराष्ट्रीय कोई सम्मेलन होते हैं या निकाय में किए गए कोई निर्णय होते हैं उनको लागू करने के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। अर्थात अंतरराष्ट्रीय संधियां किसी प्रकार के कर, किसी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन या निकाय में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लिया गया है तो उसको लागू करने का जो कार्य करता है वो कौन करती है? संसद करती है। जब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बाहर जाकर के कोई समझौता करता है, कोई संधियां करती हैं, उस संधि की जो शर्तें होती हैं उनको बाद में आने के उपरांत संसद में रखा जाता है और फिर संसद उसको क्या करती है? लागू करती है, उनके ऊपर कानून बनाती है। तो इस प्रकार से ये कौन सी शक्ति हो गई? विधायी शक्ति हो गई। अगली शक्ति आती है वित्तीय शक्ति। अगली शक्ति कौन सी है? वित्तीय शक्ति। अर्थात संविधान के तहत संसद का संघ के वित्त पर पूरा नियंत्रण होता है। अर्थात संविधान के अनुसार जो संघ का वित्त है उसके ऊपर पूरा नियंत्रण होता है। किसका? संसद का होता है। सभी कर संबंधी किसी प्रकार के जो जितने भी प्रकार के टैक्स हैं, कर हैं, नया कर लगाना है या कर की राशि को घटाना है या उसको समाप्त करना है, ये जो कार्य हैं वो सभी संसद की स्वीकृति के उपरांत ही किए जाते हैं। सभी कर संबंधी प्रस्ताव, कर संबंधी जितने भी प्रस्ताव हैं, अनुदानों की मांगे ये संसद के द्वारा स्वीकृत होने पर ही क्रियान्वित की जा सकती है। अर्थात संघ के वित्त पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का नियंत्रण होता है। सभी प्रकार के जो कर संबंधी प्रस्ताव हैं, अनुदान की मांगे हैं, ये तभी स्वीकृत होगी जब संसद इसको अनुमति दे देगा, अन्यथा ये नहीं हो सकते। तो संसद जो है वो उसका वित्त पर पूर्ण नियंत्रण होता है। सभी कर संबंधी प्रस्ताव, अनुदानों की मांगे ये सब किसकी स्वीकृति के उपरांत होते हैं? संसद की स्वीकृति के उपरांत होते हैं। तो ये था। इसके आगे की हम बात करें तो लोकसभा के द्वारा बजट में कटौती की जा सकती है। लोकसभा के द्वारा बजट में क्या की जा सकती है? कटौती की जा सकती है। बजट का अर्थ क्या होता है? ये बजट जो होता है एक वर्ष में आय और व्यय का जो लेखा जोखा तैयार किया जाता है उसे कहते हैं बजट। और बजट है वो हमें एक साल के ऊपर है जो पारित होता है, जिसको हम वित्तीय वर्ष से कहते हैं। 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को समाप्त हो जाता है, उसको कहते हैं हमें वित्तीय वर्ष से। तो लोकसभा के द्वारा बजट में क्या करती है? कटौती की जा सकती है। अर्थात इसका आशय है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से कोई भी व्यय किए जाने के लिए संसद का अनुमोदन आवश्यक है।
अर्थात भारत की जो संचित निधि है, भारत की संचित निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। अगर उसमें इस संचित निधि में से कोई पैसा खर्च करना है तो इसमें तभी पैसा खर्च किया जाएगा जब संसद इसकी स्वीकृति प्रदान कर दे, तभी संचय निधि से पैसा खर्च किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए संसद का अनुमोदन होना क्या है, आवश्यक है। तो ये कौन सी शक्ति हो गई, वित्तीय शक्ति हो गई। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा के द्वारा बजट में कटौती करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। भारत की संचित निधि से कोई भी व्यय किए जाने के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है, संसद का अनुमोदन आवश्यक है। नया कर लगाना है या पुराने कर की राशि को बढ़ाना है या घटाना है, ये कार्य तभी किए जाएंगे जब संसद की स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी, अन्यथा किसी भी प्रकार के कर संबंधी कार्य नहीं किया जा सकता या वित्त संबंधी कार्य नहीं किए जा सकते। उसके लिए संसद की स्वीकृति लेना क्या है, आवश्यक है। ये होगी वित्तीय शक्ति। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रशासनिक शक्ति की। प्रशासनिक शक्ति में देखिए जो पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान के द्वारा संस्थात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। देखो भारतीय संविधान के द्वारा हमारे यहाँ पर कौन से शासन की स्थापना की गई है, संस्थात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। अर्थात हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका या हम इसको कह सकते हैं मंत्रिमंडल। देखो सैद्धांतिक रूप में कार्यपालिका है, इसको हम व्यवहारिक रूप में कहते हैं मंत्रिमंडल। कार्यपालिका को सैद्धांतिक रूप में कार्यपालिका कहते हैं और व्यवहारिक रूप में कार्यपालिका को क्या कह सकते हैं, मंत्रिमंडल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसको, मंत्रिमंडल। तो कार्यपालिका को हम क्या कह सकते हैं, मंत्रिमंडल कह सकते हैं। ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति क्या रहती है, उत्तरदायी रहती है। किसके प्रति, संसद के प्रति। क्यों, क्योंकि जो मंत्रिमंडल जो बनती है, कार्यपालिका जो बनती है वो संसद में से बनती है। कार्यपालिका किस में से बनती है, संसद में से बनती है। इससे कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी, संसद के प्रति जिम्मेदार रहेगी। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि संविधान के अनुसार संघीय जो कार्यपालिका है, संघीय मंत्रिमंडल वो किसके प्रति जिम्मेदार रहेगा, संसद के प्रति जिम्मेदार रहेगा। दूसरी बात क्या बताई गई इसमें प्रशासनिक संबंधी शक्ति में, मंत्रिमंडल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। अर्थात मंत्रिमंडल अपने पद पर तब तक ही रह सकता है जब तक कि संसद का विश्वास क्या उसको प्राप्त हो, अर्थात लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है, तब तक ही मंत्रिमंडल अपने पद पर बना रहता है। वैसे मंत्रिमंडल का जो कार्यकाल है, हम जब अपनी जो नेक्स्ट और क्लासें लगेगी उसमें हम मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ेंगे कि मंत्रिमंडल का गठन कैसे होता है और मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियां क्या हैं। तो जो मंत्रिमंडल होता है, ये मंत्रिमंडल को हम सैद्धांतिक रूप में कहते हैं कार्यपालिका और व्यवहार में कहते हैं इसको मंत्रिमंडल, जो संसद के प्रति सामूहिक रूप से क्या रहता है, उत्तरदायी रहता है, जिम्मेदार रहता है। तथा इसमें ये भी कहा गया है कि कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है लोकसभा के कार्यकाल के बराबर ही मंत्रिमंडल का कार्यकाल होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो मंत्रिमंडल का कार्यकाल वैसे कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। लेकिन ये तब तक ही अपने पद पर रह सकता है जब तक कि लोकसभा के सदस्यों का इनके ऊपर क्या है, विश्वास है। अगर मंत्रिमंडल अनुचित तरीके से कार्य कर रहा है तो उस स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव ला करके और उसको पद से हटाया जा सकता है। तो ये था कि यहाँ पर उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का क्या हो, विश्वास प्राप्त हो। इसलिए मंत्रिमंडल का कार्यकाल है जो, तो मंत्रिमंडल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का क्या होता है, विश्वास प्राप्त होता है।
अगर लोकसभा का मंत्रिमंडल के ऊपर विश्वास नहीं हो तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसको पद से हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 2/3 बहुमत का होना क्या है, आवश्यक है। इसके बाद हम बात करें, संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। जो संसद है वो कार्यपालिका पर अनेक तरीके अपना करके क्या रखती है, नियंत्रण रखती है। कौन कौन से, जैसे काम रोको प्रस्ताव ला करके और सरकार के द्वारा जो त्रुटियां की जा रही हैं उन त्रुटियों पर नियंत्रण रखने का काम किया जाता है संसद के द्वारा। क्या ला करके, काम रोको प्रस्ताव ला करके। दूसरा है निंदा प्रस्ताव ला करके, अगर सरकार सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है तो संसद में उनके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रश्न पूछ करके, पूर्वक प्रश्न पूछ करके और कटौती प्रस्ताव, ठीक है, अर्थात लोकसभा है जो बजट में क्या कर सकती है, कटौती कर सकती है, उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है, पूर्वक प्रश्न पूछा जा सकता है। इन प्रश्नों को पूछ करके और कार्यपालिका पर क्या रखा जाता है, नियंत्रण रखा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संसद है वो कार्यपालिका पर कौन से प्रस्ताव के द्वारा नियंत्रण रखती है, तो ये प्रस्ताव है, काम रोको प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है, प्रश्न पूछकर या पूर्वक प्रश्न पूछकर या कटौती प्रस्ताव जो बजट में कटौती प्रस्ताव कौन ला सकती है, लोकसभा ला सकती है। लोकसभा है जो बजट में कटौती भी कर सकती है। तो इन प्रस्तावों को ला करके लोक संसद है जो किस पर नियंत्रण रखती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। अगली बात करें हम यहाँ पर निर्वाचन संबंधी शक्तियां, अर्थात अगली शक्ति कौन सी है, निर्वाचन संबंधी शक्ति है। कौन सी शक्ति है ये, निर्वाचन संबंधी शक्ति है। निर्वाचन संबंधी शक्ति की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों का निर्वाचन संसद के द्वारा किया जाता है। अर्थात राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ये हमारे संविधान के आर्टिकल 54 के तहत कहा गया है। हम संविधान का जो आर्टिकल 54 है उसमें जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है इसमें आपके लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य व राज्यों की विधानमंडल के सदस्य, इनके द्वारा राष्ट्रपति का क्या किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 54 के तहत कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं। लोकसभा में निर्वाचित मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, 2 होते हैं। राज्यसभा में कितने होते हैं, 12 होते हैं। दोनों में कितने हो गए, 12 2 कितने हो गए, 14 हो गए। तो ये 14 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। यहाँ पर कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य किसके चुनाव में भाग लेते हैं, तो मनोनीत सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है, निर्वाचन है, वो आर्टिकल 54 के तहत किया गया है। ये लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों की विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य मिलकर के और राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इधर हम बात करें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जो संविधान के आर्टिकल 66 के तहत कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं।
इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। कौन जिसमें से मनोनीत सदस्य भी क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य क्या नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है, तो 54 के तहत किया गया है। कई बार पूछ लिया जाता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है, तो आपके 66 के तहत किया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचन जो मंडल उसमें कौन कौन होते हैं, उसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करती है, तो संसद करती है। कौन करती है, संसद करती है। तो ये कौन सी शक्ति हो गई, ये निर्वाचन संबंधी क्या हो गई, शक्ति हो गई। अब हम बात करें अगली शक्ति के बारे में, तो अगली शक्ति है यहाँ पर आपके संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। तो देखो यहाँ पर अगर हम अगली बात करें तो इसमें है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति हमारे संविधान का जो आर्टिकल 68 है, हमारे संविधान के आर्टिकल 68 के तहत 368 के तहत ये कहा गया है कि हमारे संविधान में समय समय पर है जो क्या किया जा सकता है, उसको संशोधन किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। संशोधन करने के लिए 3 प्रकार के संशोधन किया जाता है। हमारे संविधान के कुछ भाग ऐसे होते हैं जिसमें संशोधन सिर्फ सामान्य बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। सामान्य बहुमत का मतलब होता है लोकसभा भी उसमें परिवर्तन कर सकती है या राज्यसभा भी उसमें परिवर्तन कर सकती है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो सिर्फ संसद के पास है, राज्य की विधानमंडल के पास नहीं है। अर्थात संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव एकमात्र किसके द्वारा लाया जा सकता है, संसद के द्वारा लाया जा सकता है, राज्य की विधानमंडल के द्वारा नहीं लाया जा सकता। कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है संविधान में संशोधन का जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा लाया जा सकता है, तो वो संसद के द्वारा लाया जा सकता है, राज्य की विधानमंडल के द्वारा नहीं लाया जा सकता। ठीक है, तो 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है संविधान में, सामान्य बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा और विशेष बहुमत प्लस अधिकांश राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा। इस प्रकार से संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। तो हम यहाँ बात करें हमारा जो आर्टिकल है 368, इस 368 में ये कहा गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है एक तो सामान्य बहुमत के द्वारा, एक विशेष बहुमत के द्वारा। अगर हम यहाँ पर बात करें संशोधन की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। पहला जो संशोधन है सामान्य बहुमत के द्वारा, सामान्य बहुमत के द्वारा, दूसरा है विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा, तीसरा है विशेष बहुमत है प्लस है राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। ठीक है, तो संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, 3 प्रकार से किया जा सकता है। सामान्य बहुमत के द्वारा, अर्थात संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जिनको लोकसभा भी उसको बहुमत के द्वारा पारित कर सकती है और राज्यसभा भी उसको बहुमत के द्वारा पारित कर सकती है। और दूसरा आता है कि संविधान के कुछ प्रस्ताव, कुछ भाग ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। विशेष बहुमत का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, तो देखो विशेष बहुमत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर संविधान में संशोधन करना है तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा
पारित होना क्या है, आवश्यक है, लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा। अर्थात विशेष बहुमत है संसद के दोनों सदनों के द्वारा है जो संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव क्या होनी चाहिए, स्वीकृत होनी चाहिए। संविधान में संशोधन का जो प्रस्ताव है वो लोकसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है और राज्यसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है। ठीक है, उसमें प्रस्ताव को लोकसभा को अलग से कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत से अलग से पारित कराना पड़ता है। जैसे लोकसभा से एक संविधान संशोधन विधेयक पारित प्रस्ताव पारित हो जाता है, उसके उपरांत ये राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा भी यहाँ पर कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत के द्वारा उसको पारित कर देती है। जब लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा आपके संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाता है, उसके उपरांत है जो उसके राष्ट्रपति का हस्ताक्षर है और संविधान में संशोधन किया जा सकता है। वो कौन सा बहुमत कहलाता है, विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। अगला पॉइंट की हम बात करें विशेष बहुमत। विशेष बहुमत प्लस अधिकांश राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा, अर्थात इस विशेष बहुमत लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित होने के उपरांत वह प्रस्ताव है जो फिर राज्यों की विधानसभाओं में जाता है। राज्य की विधानसभा भी उनको 2/3 बहुमत के द्वारा पारित करती है और उसके उपरांत वो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है, तब जाकर के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसी प्रकार से हमारे संविधान की विशेषता है कि हमारा संविधान लचीला भी है और हमारा संविधान कठोर भी है। क्यों है लचीला और कठोर, इसी के कारण है। हमारे संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे जो सामान्य बहुमत के द्वारा पारित किया जा सकता है, कुछ ऐसे हैं जिनको संसद के दोनों सदनों की आवश्यकता पड़ती है और कुछ ऐसे हैं जिसमें संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति मिलने के उपरांत राज्यों की स्वीकृति मिलना भी क्या है, आवश्यक है। इस प्रकार से जैसे जीएसटी संबंधी है, इस प्रकार से जो है वो कौन सा पॉइंट हमने संविधान संशोधन संबंधी शक्ति जो आर्टिकल 368 के तहत कहा गया है, क्योंकि हमारे संविधान के निर्माताओं ने है जो दूरदर्शी थे, उन्होंने भविष्य के बारे में उनको पता था कि आने वाला समय कैसा आएगा, उसके अनुसार संविधान में समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए, ताकि हमारे संविधान की अखंडता है जो बनी रहे। इसलिए संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया है संविधान के आर्टिकल 368 के तहत। अगर हम यहाँ पर बात करें महाभियोग से संबंधित शक्ति, किससे संबंधित शक्ति, महाभियोग से संबंधित शक्ति, तो देखो महाभियोग से संबंधित हम बात करें तो हमारा संविधान का जो आर्टिकल है 61 है। कौन सा आर्टिकल है, 61 है। तो 61 के तहत जो महाभियोग है, ये 61 के तहत तो किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, उपराष्ट्रपति के प्रति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, इनको किसके द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इनको किसके द्वारा, इनको पद से हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा। किसके द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा। तो देखिए इसको, संविधान का जो आर्टिकल जो 61 है, इस 61 के तहत ये कहा गया है अगर राष्ट्रपति के ऊपर किसी प्रकार के कदाचार के आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो देखो सबसे पहले तो हम बात करें कि राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो लोकसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है और राज्यसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है। अर्थात राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो लोकसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है और राज्यसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है। जिस सदन से महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है उसके ऊपर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना क्या है, आवश्यक है। अर्थात यहाँ पर कई प्रकार के कंपटीशन में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाने के लिए, राष्ट्रपति के ऊपर अगर महाभियोग ला रहा है तो कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना क्या है,
आवश्यक है। अर्थात लोकसभा से अगर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है तो 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। राज्यसभा के द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है तो 1/4 सदस्यों के क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। तो महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा के द्वारा लाया जा सकता है और राज्यसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है। जब संसद के दोनों सदनों के द्वारा जब महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, कितने बहुमत के द्वारा, 2/3 बहुमत के द्वारा, कितने बहुमत के द्वारा, 2/3 बहुमत के द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। वो ही अपने राष्ट्रपति के ऊपर है, वही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो है महाभियोग की प्रक्रिया। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो सिर्फ राज्यसभा के द्वारा ये लाया जा सकता है, वो लोकसभा के द्वारा नहीं लाया जा सकता। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव तो किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है, लोकसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है और राज्यसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा में सिर्फ उपराष्ट्रपति को जो हटाने का महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो सिर्फ राज्यसभा के द्वारा ही लाया जा सकता है। जैसे ही राज्यसभा उपराष्ट्रपति के महाभियोग के प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देती है, उसके उपरांत लोकसभा से अनुमोदन करवाना क्या है, आवश्यक है। अर्थात लोकसभा की स्वीकृति लेना क्या है, आवश्यक है। तब जाकर के उपराष्ट्रपति उसको पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर किसी प्रकार के कदाचार के आरोप लग जाते हैं तो उसके ऊपर भी संसद के द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत के द्वारा पारित करके उसको पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो ये संसद की कौन सी शक्ति हो गई, ये महाभियोग की शक्ति हो गई, महाभियोग संबंधी शक्ति। 61 के तहत राष्ट्रपति, इसके बाद उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाने के लिए कितने सदस्य हस्ताक्षर करेंगे, 1/4 सदस्य क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। क्वेश्चन कई बार कंपटीशन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है उस पर कितने व्यक्तियों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, 1/4 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होना क्या है, आवश्यक है। तो ये था आपके महाभियोग संबंधी शक्ति। अब हम बात करें यहाँ पर विविध शक्तियां, ठीक है। विविध शक्तियों को यहाँ पर दो भागों में है, एक तो संकट काल की घोषणा, दूसरा है नियंत्रकता महालेखा परीक्षक है। तो देखो विविध शक्तियों की अगर हम बात करें यहाँ पर तो विविध शक्तियों में यहाँ पर जो है आपके संकट काल की घोषणा, अर्थात राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, जैसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसके उपरांत हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपने राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है और राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियां क्या हैं। तो राष्ट्रपति की दो शक्तियां हैं, सामान्य शक्तियां हैं और आपातकालीन शक्तियां हैं। तो जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो 3 हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 का तब प्रयोग किया जाता है जब देश में बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, उस स्थिति के अंदर है जो संसद के राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। 356 के तहत किसी राज्य का अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, उस स्थिति में है जो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है और उस स्थिति में आपके जो राज्य सूची है उन विषयों पर फिर कानून बनाने का अधिकार किसके पास आ जाता है, राष्ट्रपति के पास आ जाता है। और तीसरी शक्ति अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, अगर देश में वित्तीय संकट गड़बड़ा जाता है उस स्थिति में राष्ट्रपति है जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। जो वित्तीय आपातकाल जो ये संकटकाल की घोषणा है इसकी अवधि होती है 6 माह की। कितनी अवधि होती है इसकी, 6 माह की अवधि होती है। निश्चित अवधि से अगर अधिक समय के लिए इसको और लागू करना है या 6 माह से और अधिक इस आपातकाल को बढ़ाना है, उसके लिए संसद की स्वीकृति लेना क्या है, आवश्यक है। तो एक बार में कितने समय के लिए आपातकाल लगाया जाता है, 6 माह के लिए। अगर इसको और आगे बढ़ा सकते हैं तो 6 माह के लिए और आगे बढ़ाए तो उसके लिए संसद की स्वीकृति होना क्या है, आवश्यक है। तो ये कौन सी होगी, संकटकाल की घोषणा। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन घोषणा की निश्चित अवधि कितनी है, 6 माह की है। इससे अधिक समय के लिए लागू रखने के लिए संसद की स्वीकृति क्या है, आवश्यक है। अर्थात कम से कम कितनी अवधि होती है,
संकट काल की 6 माह। अगर 6 माह से आगे बढ़ाना है तो उसके लिए फिर हमें संसद की क्या लेनी पड़ेगी, स्वीकृति लेनी पड़ेगी। ये विविध शक्तियों में पहला है संकट काल की घोषणा। इसके हम बात करें अगला, जो नियंत्रकता महालेखा परीक्षक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति करता है वो करता है कौन, राष्ट्रपति। कौन करता है नियुक्ति, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगर हम बात करें आगे यहाँ पर महालेखा संघ लोक सेवा वित्त आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, इनके द्वारा जो प्रतिवेदन भेजा गया है उस प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए उसको संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। लोकसभा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, वित्त आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा, महालेखा परीक्षक के द्वारा, इनके द्वारा जो प्रतिवेदन तैयार किया गया है उस प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों में विचार करने के लिए रखा जाता है। ये शक्ति भी किसके पास है, संसद के पास है। तो ये हो गई आपकी विविध शक्तियां। तो ये अपना जो प्रकरण था आज का, संसद की कार्य और शक्तियां, ये कंप्लीट हुई। इसमें अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो नेक्स्ट क्लास में आप बताइए। तो देखो यहाँ पर कौन कौन शक्तियां है, विधायी शक्ति है, वित्तीय शक्ति है, निर्वाचन संबंधी शक्ति है, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति है, प्रशासनिक शक्ति है, महाभियोग संबंधी शक्ति है और विविध शक्तियां हैं। विविध शक्तियों में संकट काल की घोषणा है और ये आपके प्रतिवेदन से संबंधित शक्ति है। ठीक है, आज का टॉपिक अपना पूरा हुआ। धन्यवाद।